हेलो एंड वेलकम टू ऑल ई दुनिया नॉलेज चैनल। मैं डॉक्टर रतन प्रिया। आज का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है 15 मई 2021 वो हम डिस्कस करेंगे। तो कल के न्यूज़ से था कि इंडियन रिसर्चर ने पेंगोलिन एक स्पेसीज होता है जिसको सीक्वेंसिंग किया गया है। तो पेंगोलिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पेंगुइन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, जो उसके शेड्यूल 1 में आता है। जो शेड्यूल 1 है वो हाईली प्रोटेक्टेड स्पीसीज, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा थ्रेट होता है या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हाई लेवल का प्रोटेक्शन देना चाहिए क्योंकि वो इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें शेड्यूल 1 में रखा जाता है। पेंगोलिन, अगर इंडियन पेंगोलिन को देखेंगे तो वो इंडेंजर्ड है, और जो चाइनीज़ पेंगोलिन और कंबोडियन पेंगोलिन, वैसे कुछ अदर पेंगोलिन है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ये जो इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी है वो IUCN एक बॉडी है, IUCN के अकॉर्डिंग इस तरह का कैटेगराइजेशन किया जाता है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दूसरा है कि स्वामी के बारे में पढ़ लेना है। ये एक स्कीम है जिसमें स्पेशल, इसका फुल फॉर्म जो है वो स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया है और मुंबई में इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। चलिए आज के न्यूज़पेपर 15 अगस्त के बारे में बात करते हैं। तो स्पुतनिक जो है उसका प्राइस होगा 995 पर डोज, और जो स्पुतनिक है वो रसिया का वैक्सीन है और ये सिंगल डोज वैक्सीन है। इसका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इंडिया ने परमिट कर दिया है। इसका लोकल प्रोडक्शन जो है जुलाई से शुरू हो जाएगा, और जब एक बार लोकल प्रोडक्शन शुरू होगा तो इसका जो कॉस्ट है वो लोअर हो जाएगा। इंडिया में रेडी जो लैब है ये प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि कोविशील्ड को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट। कोवैक्सीन को कौन कर रहा है, भारत बायोटेक। उसी तरह स्पुतनिक को रेडीज लैब के लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तीनों ऐसे मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। अगला है कि कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट B.1.617 स्ट्रेन। ये इंडिया में स्ट्रेन पाया गया था, और ये पाया गया है कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है इस स्ट्रेन के अगेंस्ट लेस इफेक्टिव है। तो क्या है कि दे प्रोड्यूस ओनली 50% एंटीबॉडीज, बट स्टिल इसका एक इम्पॉर्टेंस है कि ये वायरस के खिलाफ लड़ने में कहीं ना कहीं सक्षम है। ये जो इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट वायरस की स्टडी के लिए बार बार न्यूज़ में आ रहा है वो है ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। वैसे इस स्ट्रेन के बारे में पूछा जा सकता है B.1.617। इसको इंडियन स्ट्रेन भी कहा जा रहा है। इसके अलावा और भी वेरिएंट या और भी स्ट्रेन आए थे, जिसको जैसे B.1.1.7 जो था वो UK वेरिएंट था। B.1.351 जो था वो साउथ अफ्रीकन। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि रूरल जो स्प्रेड है, अभी जो कोरोना वायरस है रूरल एरिया में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, और वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ही डेंजरस साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक वरी है पूरे नेशन के लिए, और उसको टैकल किया जा रहा है। वॉर फुटिंग, मतलब बहुत ही प्रायोरिटी पे है सरकार के। आगे UP CM ने बोला है कि जो बॉडीज आर नॉट डम्प्ड इन रिवर। पिछले दिनों कुछ ऐसे न्यूज आए थे कि कुछ डेड बॉडी ऐसे फ्लोट कर रहे थे, या हाफ बर्न्ड या सेमी बर्न्ड जो डेड बॉडी थे वो रिवर में फेंक दिए गए थे। तो उसको कहा गया है कि प्रॉपर एक क्रिमेशन होना चाहिए बॉडी का, क्योंकि हर बॉडी का एक डिग्निटी होता है। तो आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। गोवा हॉस्पिटल में 75 डेथ हो गए 4 ही दिन में। तो ये कंसर्न है, क्योंकि गोवा एक छोटा सा स्टेट है और एक ही हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा डेथ होना एक वरी का सिचुएशन है। सब गुड न्यूज़ ये है कि जो दिल्ली में है वो केसेस कहीं ना कहीं रिड्यूस हुए हैं। जो रेट अभी पॉजिटिविटी का है वो ओनली 12% है। पहले ये ज़्यादा था, और अभी ओनली 8500 फ्रेश इन्फेक्शन आए हैं कल। तो इसका ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं जो पीक था वो डिक्लाइन हो रहा है, बट अभी भी सेफ्टी मेजर लेने की ज़रूरत है। US स्लाइडर टर्टल पोजेस थ्रेट इन नॉर्थ ईस्ट। तो पहले जानेंगे कि क्या है US स्लाइडर टर्टल। ये एक तरह से पेट टर्टल है। लोग अपने घरों में या ऐसे शौकिया इसको पालते हैं नेचुरल हैबिटेट में, और इसकी कुछ एक्टिविटी और इसका लुक जो है बहुत ही क्यूट होता है, इसीलिए लोग फैसिनेटेड होते हैं इसको लेने के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट में इसकी वजह से 21 अदर जो नेटिव स्पेसीज हैं उनको थ्रेट है। और यूजुअली जो एक तवांग रिवर है मिजोरम का, वहाँ पे भी ये इसका थ्रेट देखा गया है। अब ये जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है
वहाँ पे इंडिया का 72% ऑफ टर्टल और टर्टोइज स्पेसीज वहीं पाए जाते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कंसर्न है कि एक बहुत इनरिच्ड जो टर्टल के वैरायटीज़ हैं वो नॉर्थ ईस्ट में हैं, और एक स्पेसीज़ की वजह से अगर 29 स्पेसीज़ थ्रेटेंड हैं तो ये बहुत ही वरिंग है। और ये एग्जाम्पल के तहत यूज़ किया जा सकता है अपने आंसर राइटिंग में कि कैसे हमारे शौक या हम कुछ ऐसे इंट्रूजन कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट में जिससे कि वहाँ के नेचर को या वहाँ के इकोसिस्टम को थ्रेट हो सकता है। इससे कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र और अदर रिवर्स इकोसिस्टम में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। यूपी में एक न्यूज़ आया है कि 3 प्रिजनर्स शॉट डेड इन यूपी, और ये चित्रकूट जिले में हुआ। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि कितना एक तरह से कि नेग्लिजेंस है मतलब जेल में। तो उस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि इनमेट्स के पास गन कहाँ से आया। तो ये सब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नई दिल्ली में एक न्यूज़ था कि कांस्टेंट कंप्लेन बट अथॉरिटी इन डिनाइल। बहुत सारे जो ऑलरेडी कोविड पेशेंट हैं उनके फैमिली मेम्बर वेट कर रहे हैं बाहर, और उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा है कि अंदर जो ट्रीटमेंट है वो किस लेवल का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंप्लेन आया है कि टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। दूसरा एक न्यूज़ था कि आंध्र प्रदेश में 2 पेशेंट का डेथ इसलिए हो गया क्योंकि तेलंगाना ने अपने बॉर्डर्स नहीं खोले थे हॉस्पिटल एक्सेस के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटर स्टेट एक मूवमेंट का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि फ्यूचर में क्या फॉलो अप होता है। वैसे तो किसी को रोकना नहीं चाहिए इस पैंडेमिक के टाइम में। स्टेट्स को ये सोचना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ हम बचा सकें, चाहे वो अपने स्टेट के पेशेंट हों या दूसरे स्टेट के पेशेंट हों। नेक्स्ट न्यूज़ है मॉनसून लाइकली टू अराइव ओवर केरला ऑन 31 में। यूजुअली जो है 1 जून को मॉनसून का अराइवल होता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो मॉनसून है वो बहुत टाइम पे है, 31 को ही आ रहा है। और एक साइक्लोन ऑलरेडी जनरेट हो रहा है अरबियन ओशन में। इसके बारे में हमने एक जो साइक्लोन आ रहा है ताकते जिसको नाम दिया गया है, तो इस साइक्लोन के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस बार का मॉनसून नॉर्मल है, ये एक न्यूज़ है। सेंटर शुड सीक रिव्यू ऑफ 50% कोटा कैप ऑन कोटा। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें ये बोला गया कि जो 50% जो कैप है रिजर्वेशन में उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो मराठा रिजर्वेशन है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रीवियसली पास किया था उसको इनवैलिड दे दिया। तो इसके रिगार्डिंग हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसके तहत NCBC 238 बी के तहत नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस बनाया गया है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग और भी जजमेंट्स हैं जैसे कि इंदिरा स्वानी केस आप पढ़ सकते हैं, नागराज केस पढ़ सकते हैं। ये आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एडिटोरियल देख लेते हैं कि क्या है। तो जो कल हम देख रहे थे कि गवर्नर ने और विजिट किया था वायलेंस हिट एरिया, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है कि जैसे चीफ मिनिस्टर और इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो काम है वो लॉ एंड ऑर्डर देखना है, और जो गवर्नर होता है वो एक तरह से सेरिमोनियल हेड ऑफ स्टेट होता है। उसके पास पावर नहीं होते हैं, बट रियल पावर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीफ मिनिस्टर के पास है। तो इस तरह डायरेक्टली गवर्नर का इंटरवीन करना कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। ओवरऑल वायलेंस जो हुआ है वो तो गलत है ही, बट हम यहाँ जो ये आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का बात करता है कि क्या उसमें गवर्नर का पोजीशन है और क्या चीफ मिनिस्टर का प्रोविजन है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा गवर्नर रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर रिलेटेड कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। गवर्नर जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है। इसमें जो गवर्नर का प्रोविजन है वो पार्ट 6 में दिया गया है। पार्ट 6 में पूरा स्टेट रिलेटेड प्रोविजन है, और गवर्नर को बोला जाता है इट इज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है।
उसके अलावा जो गवर्नर है वो ही और सी अपॉइंट्स लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी एज ए चीफ मिनिस्टर। इसका ये तो ओवरऑल काम होता है। बाकी और भी आप काम देख सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम रिपोर्ट देना कि इमरजेंसी किस बेसिस पे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, कौन सा बिल रिजर्व करना है या नहीं करना है, कौन सा मैंने प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। कुछ इश्यूज हैं जो गवर्नर का रोल है और उसका फंक्शनिंग है, उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते रहते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि जब डिफरेंट पार्टी का रूल होता है एट सेंटर और स्टेट, तब बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं और वहाँ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो उससे रिलेटेड जो कुछ इश्यूज हैं वो पहला ये है कि अब्यूज ऑफ पावर बाय द सेंटर। सेंटर हमेशा गवर्नर को एज ए एजेंट, मतलब क्या है कि वो लिंक है वैसे सेंटर और स्टेट के बीच में, बट वो कहीं ना कहीं वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बट कभी कभी ये पास्ट में भी मिसयूज हुआ है इस गवर्नर के पोस्ट का और अभी भी हो रहा है। बायस्ड आइडियोलॉजी, जैसे कि जो गवर्नर होते हैं वो डिफरेंट पार्टी से होते हैं या उनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं विद चीफ मिनिस्टर, तो वो भी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। फेवरिंग ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और मिसयूज ऑफ पावर लाइक 356, जैसे कि डिस्क्रिशन के बेसिस पे रिकमेंड कर देना कि इमरजेंसी लगाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर इज नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे नहीं है, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का? तो पहला कि गवर्नर मस्ट एक्ट जुडिशियसली, मतलब कि उन्हें देखना चाहिए कि जो गवर्नर का रोल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसकी एक गरिमा है, उसको बना के रखना है। इसके लिए उन्हें इम्पार्शियली एक्ट करना चाहिए और इफिशियंटली एक्ट करना चाहिए। प्रॉपर चेक और बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गवर्नर कुछ नहीं करेगा। ही और सी मस्ट चेक एंड ही और सी मस्ट मेक चेक एंड बैलेंसेज इन द गवर्नेंस प्रोसेस। और जो सरकारिया कमीशन और पूंजी कमीशन, इसके रिगार्डिंग बड़ा कमीशन बनाया गया था, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि एक रिकमेंडेशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी लेड डाउन, कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए अपॉइंटमेंट का, क्या रोल होना चाहिए, क्या टेन्योर फिक्स होना चाहिए, कैसे रिमूवल होगा, ये सारे प्रोसेस के रिगार्डिंग ये दोनों कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया है। अगला जो न्यूज़ था, कल हमने पढ़ा भी था इजराइल के बारे में, तो आज एडिटोरियल में आया कि इन दोनों कंट्री को, जैसे कि ये इजराइल है और ये पैलेस्टाइन का ये वाला जो रीजन है वो वेस्ट बैंक कहलाता है, और ये जो छोटा सा रीजन है इसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। तो दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं दोनों के लिए ये लूज कंडीशन है, और किसी भी हालत में अगर दोनों तरफ से अटैक हो रहा है ऑन मिलिट्री, तो वो सिविलियन को भी हैम्पर कर रहा है। और ये देखा गया है कि पैलेस्टाइन में 119 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। और इस तरह का अटैक करना, जैसे कि इजराइल ने जेरूसलम के अल अक्सा मॉस्क को अटैक किया है, उसी तरह हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं ये जियो पॉलिटिक्स को रिवाइव करेगा। तो इसे हमें कोशिश करना है कि रिजॉल्व करना, और इसमें इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर हैं लाइक यूएस जो है, उसे कोशिश करना है कि रिजॉल्व करें। ये जो आर्टिकल है 2-3 चीज़ें बात करता है कि जैसे दोनों ही साइड ने रिफ्यूज कर दिया कि हम बैक या पीछे नहीं हटेंगे या सीज फायर नहीं करेंगे। इजराइल ने ऑलरेडी प्लेज लिया है कि वो हमास के पूरे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा, लेकिन हमास को पूरी तरह ख़त्म करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 2014 में जब इसी तरह की क्राइसिस आई थी तो हमास ने रिएक्शन में इजराइल पे 1800 रॉकेट्स कर दिए थे। अभी हमास की क्या कंडीशन है, कितना स्ट्रेंथन है, ये तो नहीं पता, लेकिन उसके कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब जो नाम हो रहा है वो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, जिसने जो हमास ने रॉकेट अटैक किया था उसको न्यूट्रलाइज किया था, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो और इजराइल का एक क्राइसिस, ये प्रॉब्लम ये भी है कि जो गाजा स्ट्रिप है या जो जहाँ से हमास मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, उस वाले रीजन में बहुत पॉवर्टी भी है और कहीं कहीं कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है। तो एक तरह से रिजेंटमेंट है उस रीजन में अगेंस्ट द इजराइल। तो
तो उसको कैसे सेटिस्फाई करना है ये भी देखना पड़ेगा लॉन्ग रन में। यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि यूएस का जो रोल है वो बहुत अहम है, क्योंकि वो इजराइल का एलाई है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर नॉर्मलाइज करने में यूएस एक रोल प्ले कर सकता है। तो आयरन डोम जो है वो ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ये दोनों मिलके बनाते हैं। हमास क्या है? हमास एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ का? पैलेस्टाइन का, और ये सुन्नी आइडियोलॉजी से ओरिएंटेड है। अभी हम कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि इजराइल जो ये है, ये वाला येलो कलर वाला रीजन, इजराइल किन किन कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। इसके अलावा एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो इजराइल है क्या लैंडलॉक है? तो जी नहीं, लैंडलॉक नहीं है। मेडिटेरेनियन सी से इसका एक कोस्ट लगा हुआ है। और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप भी पूछा जा सकता है कि मैच द फॉलोइंग किस कंट्री से रिलेटेड है। अगला जो एडिटोरियल था उसमें ये बताया गया था कि अगर हम कुछ चीज़ें फॉलो करते तो शायद जितना पैंडमिक ने अभी क्राइसिस क्रिएट किया है वो नहीं होता। तो उसके लिए 3-4 सजेशंस दिए गए हैं। उसमें से पहला जो सजेशन ये दिया गया है कि हेल्थ केयर जो सिस्टम में एक डिबेट है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए। तो इसमें पाया गया कि जो यूके का मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें स्टेट स्पॉन्सर करता है हेल्थ केयर एक्सेस को। तो अगर इस तरह का हम प्रोविज़न लाते हैं तो पैंडमिक को काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे आयुष्मान भारत ऑलरेडी एक अच्छा स्टेप है, बट इसे हमें ट्रूली यूनिवर्सल बनाने की ज़रूरत है। और इंडिया का, इस आर्टिकल में कहा गया कि इंडिया का जो स्पेंडिंग है ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ही लो है। तो अगर देखा जाए तो 1.26% ऑफ जीडीपी इंडिया खर्च करता है पब्लिक हेल्थ केयर पे। इसीलिए इसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है लोगों को अपने जेब से खर्च करना पड़ता है, या प्राइवेट इतने महंगे जो हॉस्पिटल हैं उन्हें एक्सेस करना पड़ता है। आगे एक एग्जांपल दिया गया कि कहीं ना कहीं केरला एक मॉडल प्रेजेंट करता है कि कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड पब्लिक हेल्थ केयर काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो हम अगर विदेशों से नहीं तो कम से कम इंडियन मॉडल से सीख सकते हैं। दूसरा ये आर्टिकल बोलता है कि दूसरा हमें थोड़ा सा, अगर हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा साइंस और रीजनिंग बेस्ड डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेथ के नाम पे या ग्लोरियस पास्ट के नाम पे हमें करंट का जो साइंस है उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए कि पास्ट में किस तरह से हमने इग्नोर किया है साइंस को, लेकिन हमें क्या करना है अभी फ्यूचर में एक रैशनलिज्म, एक्सपर्टाइज और साइंस बेस्ड अप्रोच, चाहे वो पैंडमिक हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कंट्री में, तो नॉर्मली भी हमें रैशनल और रीजन बेस्ड डिसीजन लेना चाहिए। उसका एक एग्जांपल दिया गया कि जैसे पैंडमिक आया तो कोई हमारे वहाँ एक फॉर्मल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है। जैसे हम यूएस में देखते हैं कि फाउसी करके हर कोई जानता है कि वो यूएस के हेल्थ एडवाइज़र हैं, बट इंडिया में इस तरह का एडवाइज़र कोई सेंट्रल लेवल पे हमें देखने को नहीं मिला। और जैसे कि कुंभ मेला को कंडक्ट कराना, इस तरह से क्राउडेड कैंपेन करना बंगाल में, ये सब अनसाइंटिफिक या ये फेथ बेस्ड डिसीजन था। इसमें इसी वजह से कहीं ना कहीं हम पैंडमिक जो है थोड़ा अनकंट्रोल हो गया। तीसरा ये बताते हैं कि जो डेटा इंटीग्रिटी है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को हेजिटेट नहीं करना चाहिए डेटा शेयर करने के लिए। तो जैसे पास्ट में बताया कि इकोनॉमी डेटा कहीं ना कहीं डाउनग्रेड किया गया, एम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स को सप्रेस करने की कोशिश की गई। तो इन सब डेटा जब नहीं रहता है तो हम बेटर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं रियलिटी जो है वो इग्नोर हो जाता है, और उस इग्नोरेंस के चलते जब पॉलिसी कोई भी अपर लेवल में बनती है तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसीलिए डेटा का बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली करेंट टाइम में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो ये सजेशन एक है कि कहीं ना कहीं हम ऑनेस्टली अगर एक्यूरेट डेटा प्रेजेंट करें तो पैंडमिक या कोई भी प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो उसको एड्रेस किया जा सकता है। फोर्थ और इनका फाइनल सजेशन था कि हमारे इकोनॉमिक्स को
इस तरीके से एड्रेस करना है जिससे कि जो पुअर या वल्नरेबल हैं उन्हें अपलिफ्ट किया जा सके। तो जैसे कि पास्ट में इन्होंने एग्जांपल दिया कि आईएमएफ कहता है कि जो इकॉनमी हमने अडॉप्ट किया था 2005 से 2015-16 के बीच में, उसकी वजह से काफ़ी लोग, मोर देन 200 मिलियन पुअर को हमने रिमूव किया था आउट ऑफ पॉवर्टी। तो अगर इस तरह का डिसीजन हम अभी लें या इकॉनमी को काफ़ी इंक्लूसिव बनाए, तो जो अभी करेंटली एक डेटा आया है कि 230 मिलियन इंडियन जो हैं वो बिलो पॉवर्टी चले गए हैं पैंडमिक की वजह से। तो उन्हें फोकस करना है। जो हम ये बात कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, वो हमारे लिए ज़रूरी है एट ग्लोबल लेवल पे, बट नेशनल लेवल पे देखना पड़ेगा कि दोज हु आर लिविंग अंडर $1.90 ए डे, यानी कि ये पॉवर्टी का एक क्राइटेरिया है यूएन का कि $1.90 से नीचे जो भी पर डे अर्न करता है वो जो है पुअर के कैटेगरी में रहेगा। तो हमें उनका भी ख्याल रखना है, स्पेशली इस पैंडेमिक के दौरान। तो यानी कि जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है उनमें हमें इन्हें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया कि जो हम फ्री बीज, जैसे कि कुछ स्टेट हैं ऑफर करते हैं कि साइकिल देना है, या वो इलेक्शन के टाइम में बहुत सारा ऐसे प्रोमिसेस तो कर देते हैं और या देते भी हैं। तो उस फ्री बीज की जगह या बड़े बड़े ऐसे प्रोमिसेस करने की जगह बेहतर है हम एक वेलफेयर, साउंड वेलफेयर पॉलिसी लाना चाहिए जिसमें एक सोशल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट होना चाहिए। तो इसमें बोला कि कुछ हम लर्निंग ले सकते हैं, जैसे जो बाइडेन का भी बहुत, उन्होंने इस इकोनॉमी की काफ़ी परसेंटेज सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है। बोरिस जॉनसन यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉलिसी ऐसी रही है, और जर्मनी ने भी जर्मनी और चाइना का भी एग्जाम्पल दिया गया। तो उसी तरह हम भी उस तरह के मॉडल वहाँ से सीख के कहीं ना कहीं हमें लोअर स्ट्रेटा को कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्ट इनकम या उन्हें कुछ ऐसा वेलफेयर स्कीम या सोशल सिक्योरिटी देना चाहिए जिससे कि उनका जो पॉवर्टी में ऑलरेडी गए हैं ड्यू टू पैंडमिक, वो या तो बाहर आ जाए या पैंडमिक का असर उन पर बहुत ज़्यादा ना दिखे। एक डेटा था कि जो इंडिया का एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो 0.6% है, जो बहुत ही कम है। तो ये जो दूसरा पॉइंट था कि साइंस को बढ़ावा देना चाहिए, तो वो साइंस को हम बढ़ावा तभी दे पाएंगे जब हम और ज़्यादा एक्सपेंडिचर रिसर्च और डेवलपमेंट में करें। अगला ये जो आर्टिकल था आरके विज का था, ये आईपीएस ऑफिसर है। इन्होंने बोला कि लेंड ए हेल्पिंग हैंड टू द चिल्ड्रेन इन ए राइट वे। जैसे कि पैंडमिक में बहुत सारे बच्चे ऑर्फेंड हो गए या वल्नरेबल हो गए, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में एडॉप्ट करने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए इनिशिएटिव भी चला रहे हैं, लेकिन और एनजीओज भी। लेकिन इन्होंने यहाँ इसमें ये बताया है कि क्या रूल्स होते हैं और कैसे हम सही तरीके से उन बच्चों का हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक लीगल प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो ये स्पेशली ऑर्फेन चिल्ड्रन के लिए है। इन्होंने बताया कि जो 1098 है, 1098 ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। तो इसमें कोई भी बच्चा जब अपने आप को लगता है कि वो डिजर्टेड फील कर रहा है या ऑर्फेन है, तो वो सीधे यहाँ कांटेक्ट करना चाहिए। और इसका जो नोडल एजेंसी है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो फिर पूरी तरह आप क्या फॉलोअप होगा वो देखता है। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए। तीसरा बताया कि अगर आप दूसरा एबव 2 जो है नहीं कर पाते हैं तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई एक पुलिस ऑफिसर जो होता है वो डेजिग्नेटेड होता है चाइल्ड वेलफेयर के लिए। तो ये एक अच्छा है। और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो 112 एक नंबर है, उसको जो यूनिवर्सल पैन इंडिया नंबर है 112, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस पे डाल करके कांटेक्ट करना चाहिए। अगर इसमें बताया गया कि इस तरह का अगर नॉन रिपोर्टिंग होती है या इनफॉर्मल कोई भी हेल्प करता है तो ये कहीं ना कहीं पनिशेबल ऑफेंस है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे कि क्या प्रोसेस है फॉलोअप का, ये तो हो गया कि क्या एक पर्सन को करना चाहिए। आगे प्रोसेस क्या है कि एक तो जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो 24 आवर एक्टिव होता है चिल्ड्रन को हेल्प करने के लिए, और उनका ये अगर कोई चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर है तो वो एक स्पेशलाइज्ड एडॉप्टेशन एजेंसी है, वो हेल्प करता है कि कैसे
एडॉप्ट करना है। इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट आया था संपूर्णा बरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया था कि ओनली जो रजिस्टर्ड एनजीओ हैं वही हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज अगर इनफॉर्मल या अनरजिस्टर्ड एनजीओ हेल्प करते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है। उसी तरह आगे इन्होंने बोला है कि वंस एक बार एक चाइल्ड डिक्लेयर हो जाता है कि ये लीगली फ्री फॉर एडॉप्टेशन, तो एडॉप्टेशन का प्रोसेस होता है, उसको कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो इंडियन पेरेंट हो, नॉन रेसिडेंट इंडियन पेरेंट हो या फॉरेनर हो। तो इसके प्रोसेस में जो कारा एक एजेंसी है, ये स्टेचुटरी एजेंसी है, ये एडॉप्टेशन का पूरा प्रोसेस देखती है। जो कारा या जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एडॉप्टेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी सेक्युलर इन नेचर है, बट एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, कम्बरसम प्रोसेस है, बट ये ट्रांसपेरेंट है। और ये कारा एजेंसी पूछ सकता है कि कारा किसके लिए है, तो चाइल्ड केयर रिसोर्स अथॉरिटी इसका नाम है, और ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। इसके रिगार्डिंग कुछ डायरेक्टिव्स कोर्ट ने दिए थे पुलिस को। इसमें यह है कि पहले जैसे कि कुछ कोई भी मतलब अनलॉफुल विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी चाइल्ड को रख नहीं सकता है। जैसे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप जो एक्ट है, इसमें अगर एक पेरेंट्स का सपोज एट मदर का डेथ होता है तो फादर ही लीगल अथॉरिटी हो सकता है, लेकिन उसका रिलेटिव नहीं हो सकता है। तो ये एक प्रोविज़न है, इसको देखना है। और ये बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक जजमेंट आया था, इसमें बोला था कि जब भी कोई चाइल्ड मिसिंग होता है तो उसका FIR लिखाना इमीडिएटली इम्पॉर्टेंट है और ये मैंडेटरी है। और जब भी कोई मिसिंग चाइल्ड इंस्पेक्टर को या सब इंस्पेक्टर को अप्रोच करता है तो हर पुलिस स्टेशन पे एक सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर होगा जो असिस्ट करेगा, और वो यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, जिससे कि चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अपनाया जा सके। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल पुलिस यूनिट होगा विच इज हेडेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी DSP, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारा चाइल्ड एडॉप्टेशन या मिसिंग चाइल्ड या अदर चाइल्ड अब्यूज रिलेटेड केसेस देखा जा सके। इसमें ये जो सर हैं ये बोलते हैं कि चाइल्ड एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, हमारे कंट्री का फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। तो कहने कि चाइल्ड का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है या उसका वेलफेयर है, इवन ऑर्फन चाइल्ड भी, इन सब का केयर करना जरूरी है। जिससे जैसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, तो जब हम सबका स्किल, अच्छा एजुकेशन, हेल्थ ये सब दे पाएंगे और एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट देंगे, तभी वो कोई भी चाइल्ड अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है। और ये आर्टिकल जो 39 है DPSP का, उसमें भी ऑब्लिगेशन है कि चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अब्यूज। इसके रिगार्डिंग जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। इन्होंने सभी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को लिखा कि COVID-19 के दौरान जो ऑर्फन चाइल्ड हैं उन्हें बहुत सारे इशू हो रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग स्टेप्स लिया जाए, विच इज़ वेरी गुड। आगे कुछ और न्यूज़ थे, अभी तक तो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे थे। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कल कि जो पैंडमिक है उसको वार फुटिंग पे टैकल किया जा रहा है, और ये थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि इसके रिगार्डिंग सभी को एफर्ट देने की ज़रूरत है। और लोगों का काम है वैक्सीनेटेड होना, सरकार का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, मेडिसिन देना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाना। कहीं ना कहीं अचानक से इतना ज़्यादा केसेस आ गए हैं कि सप्लाई एंड डिमांड और पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। तो बट इसके अलावा भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सरकारें जो काम कर रही हैं कर ही रही हैं, बट हम भी अपना काम करते रहें। तो ये जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे तो इसके दौरान बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है इन्होंने अभी ट्रांसफ़र किया, जो किसान है उनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र किया। तो इसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में आप पूरी तरह पढ़ पाएंगे। NHRC, अब NHRC क्या है? NHRC एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसका काम है कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को प्रमोट करना, मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, ह्यूमन राइट है, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो NHRC जो है उसने सेंटर और स्टेट को लिखा है
कि डेड बॉडी के भी डिग्निटी को हमें अपहोल्ड करना है। जैसे कि आर्टिकल 21 है जिसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसके अंतर्गत ये आता है कि डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि डिग्निफाइड डेथ भी होना चाहिए। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो डेड बॉडी हैं उन्हें ऐसे ही ना छोड़ा जाए। अगला न्यूज़ है कि 21 मेंबर ऑफ वल्नरेबल ट्राइब इन्फेक्टेड। उड़ीसा में क्या हुआ है कि कुछ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हैं, ये जो ऐसे ट्राइब होते हैं पीबीजीटी जिनको बोलते हैं, पीवीटीजी, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं, ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ये प्रिमिटिव टूल यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इनमें एजुकेशन बहुत ही मिनिमल होता है, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी लो होती है, और ये आउटसाइड इंटरेक्शन बहुत कम करते हैं। तो इनमें अगर कोविड के केसेस आ रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी ये दे डोंट हैव एनी एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर, ऊपर से ये ट्रेडिशनल मेडिकेशन पे होते हैं, तो कितना इनकी बॉडी सस्टेन कर पाएगी इस तरह के फॉरेन इन्फेक्शन को, तो वो एक बड़ा कंसर्न होगा। तो जो बोंडा ट्राइब है उड़ीसा का, पूछ सकता है कि बोंडा ट्राइब कहाँ का है, तो उड़ीसा का है, और ये कौन सा ट्राइब है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, वो कोविड से इन्फेक्टेड हुआ है। अब ट्राइब के बारे में जान लेते हैं कि उड़ीसा जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स ट्राइबल पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो उड़ीसा में है। यहाँ 62 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और जिसमें से 13 जो हैं वो पीवीटीजी हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। कुछ पीवीजीटी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पीवीटीजी, तो बोंडा, बिरहोर, चुगतिया, भुंजिया, डिडाई, डोंगरिया खंड, हिल, खरिया, जांग, कुटिया, खोंड, लोंजिया, सौरा, लोधा, मनकिरदा, पौधी, भुयान एंड सरोरा। तो ये जो ट्राइब है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उड़ीसा में ये ध्यान रखना है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब पाए जाते हैं, ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं। अगला जो न्यूज़ था कि आशा वर्कर स्ट्रगल विद पैंडेमिक सर्विलांस इन रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आशा वर्कर जो है रूरल एरिया में ऑलरेडी देख रही हैं, पैंडेमिक को ट्रैक कर रही हैं, उनमें प्रॉब्लम दो चीज़ों का देखा गया है। एक तो उनके पास एडिक्वेट प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, जैसे पीपी किट नहीं है, क्योंकि अगर वो जाएंगे और किसी को हुआ है तो वो इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो फर्दर हम लैक ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, तो हम गांव में जो फैल रहा है उसको एड्रेस करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मॉनिटरिंग किट नहीं है उनके पास। कल हमने पढ़ा था कि ऑलरेडी 18 जो एलिफेंट हैं वो आसाम में मारे गए थे, तो एक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, उन्होंने बोला है कि 186 एलिफेंट जो हैं वो रेल ट्रैक्स पे मर गए हैं ओवर ए 10 ईयर। तो ये एक एग्जांपल है मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। तो इसमें पढ़ना चाहिए कि क्या, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों होते हैं, उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसमें ये दिया गया है कि अगर रेलवे ट्रैक्स पे जो डेथ हो रहा है एलिफेंट का, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी बिटवीन रेलवे और इन्वायरमेंट, ये दोनों ही डिपार्टमेंट को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दोनों को एक कॉमन कमेटी बना के मॉनिटरिंग करना चाहिए। ऊपर से कुछ वेजिटेशन रेलवे लाइन के अलोंग होते हैं, तो अगर वहाँ पे एलिफेंट पाए जाते हैं तो पायलट को प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, उसकी वजह से भी वो कहीं ना कहीं एक एक्शन नहीं ले पाता है या रेल को रोक नहीं पाता है। तो और अचानक से सामने जब एलिफेंट आ जाते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है जस्ट टू सेंड देम, जैसे कि वो डेथ हो जाता है हम लोगों का। उसी तरह साइनेज बोर्ड होना चाहिए, जैसे पहले ही कि आगे हो सकता है कि अगर हाथी हो या हाथियों का झुंड हो, तो एक तरह से पायलट को अलर्ट हो जाएगा कि मुझे आगे जो है थोड़ा स्लो जाना है। उसी तरह जो स्लोपी एरिया है और एलिवेटेड एरिया है उस पर अगर ट्रैक्स बनाए गए हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कैसे केयरफुली सिग्नलिंग होना चाहिए, जिससे कि अगर ट्रेन वगैरह आ रही है तो उनको एक सिग्नल मिले कि आगे हमें केयरफुल होकर चलना है। अंडरपास बनाने चाहिए, ओवरपास बनाने चाहिए, जिससे कि सेफ पासेज ऑफ एलिफेंट एज वेल एज ट्रेन दोनों को ही मैनेज किया जा सके। पेट्रोलिंग होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक एलिफेंट प्रोजेक्ट
एलिफेंट जो है वो एक सेंटर का स्कीम है, इसको बोलते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही कंट्रीब्यूट करता है। ये आप एक बार कमेंट करके बताइए कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो किस साल लाया गया था और ये कौन सी मिनिस्ट्री या इम्प्लीमेंट करता है। आगे है नियरली 2 करोड़ वैक्सीन डोज टू बी गिवन फ्री टू द स्टेट। तो सेंटर ने बोला है कि हम 2 करोड़ वैक्सीन स्टेट को फ्री देंगे। और इसमें एक अच्छी बात कही है कि वेस्टेज जो है वैक्सीन का वो हमें मिनिमाइज करना है, क्योंकि वैसे भी हमारे पास रिसोर्सेज कम है। तो हम हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सारे ही हेल्थ फैसिलिटी में जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है कि वहाँ पे वैक्सीन का वेस्टेज ना हो। और वैक्सीन जैसे वैलिड कुछ ही महीनों के लिए होता है, तो जो एटलीस्ट जो लोग हैं उनमें वो हेजिटेट ना करें, जाके लगवाएंगे। तभी भले वैक्सीन शॉर्टेज है तो अच्छी बात है कि डिमांड है, लेकिन वैक्सीन वेस्टेज का मतलब है कि लोग नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे है कि ये इजराइल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी हम जानेंगे कि आयरन डोम सिस्टम क्या है। ये मल्टी टारगेट साइमल्टेनियसली, मतलब ये एक साथ 20 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसने अभी रिसेंटली हमास के अनमैन्ड एरियल व्हीकल को इंटरसेप्ट किया था। तो जो आयरन डोम है वो क्या है, इजराइल का ही मल्टी मिशन सिस्टम है जो कैपेबल है कि कई रॉकेट, आर्टिलरी और ये सब को इंटरसेप्ट कर पाए। और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन था आई डोम जो है ये इसी आयरन डोम का ही मोबाइल वर्जन है, जो एक सिंगल ट्रक पे ही पूरे डोम का जो आयरन डोम का सिस्टम है और ये इंटरसेप्ट कर सकता है उसी ट्रक पे ही लोकेट होते ही। जो आयरन डोम है वो कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो रफायल करता है और इजराइल का एयर डिफेंस जो सिस्टम है ये दोनों मिलके करते हैं। और इसका जो रेंज है वो 70 किलोमीटर में है। इसका ये है कि ये सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करता रहता है और जब भी 70 किलोमीटर के रेंज में कोई भी इस तरह का उसके रडार पे आ जाता है तो तुरंत ही उसको काउंटर कर देता है। एक तरह से वो थ्रेट असेसमेंट करता है कि जो भी बॉडी आ रही है उसके आसपास या जहाँ पे वो लोकेटेड है, तो उसमें अगर थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा है तो उन्हें ये काउंटर कर देते हैं। ये बहुत एक कंसर्निंग न्यूज़ है कि जो रॉ मटेरियल चाइना से मंगाया जा रहा है मेडिकल के लिए, क्योंकि मेडिकल ड्रग वगैरह के लिए जो रॉ मटेरियल जिसको API बोलते हैं मोस्टली, और भी इंग्रेडिएंट होते हैं, तो इनको चाइना ने कहीं कहीं प्राइस राइज किया है। चाइना बोल रहा है कि ये डिमांड इतना ज़्यादा हो गया है कि हम सप्लाई के कंपैरिजन में इसीलिए प्राइस बढ़ रहा है। और इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कि या इस तरह का कंसर्न रेज किया है कि ऐसा ना किया जाए और चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी पैंडेमिक में हमें ड्रग और वैक्सीन को बहुत ही अफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है। थैंक यू। अगर ये यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या कोई सजेशन है इम्प्रूव करने के लिए तो कमेंट कर सकते हैं और लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें।